I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसेट क्लासेस। अभी आपने जो वीडियो देखा वो हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का था। उन्होंने जो है 1 फरवरी को हमारे संसद में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण पेश किया है, जिसे ही हम आम भाषा में बजट कहते हैं। तो इस वीडियो में वो ये कहते दिख रही हैं कि जो 12 लाख तक की जो इनकम है, उस पे किसी भी तरीके का हमको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अगर हम बजट के डॉक्यूमेंट को डिटेल में पढ़ते हैं, तो हमको जो है टैक्स स्लैब्स दिखाई देती हैं। तो इससे काफ़ी कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा हो गई है कि क्या हमको टैक्स देना होगा कि नहीं देना होगा। अगर हमको टैक्स नहीं देना है तो ये टैक्स स्लैब्स क्यों दी गई हैं बजट में, और अगर हमको देना है तो अभी जो वित्त मंत्री जी ने जो बोला है, जिस जो हमने वीडियो में देखा स्टार्टिंग में, तो वो इस तरीके की बात क्यों बोली गई कि हमको टैक्स क्यों नहीं देना है। तो ये सारे जो सवाल हैं आपके, वो मैं इस वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो ये वीडियो अंत तक देखिएगा, जिससे आपको क्लैरिटी मिल सके इस टॉपिक को लेके। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर देखें तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम इसमें काफ़ी सारे फैक्ट्स को क्लियर करेंगे, जो कि एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन बनने के चांसेस बन जाते हैं। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो वो मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगी, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके वहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल को ज्वाइन भी कर लेना, ताकि कोई भी अपडेट्स हो आगे की, वो मैं उसमें आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो अब बिना किसी देरी के लेक्चर स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि जो बजट में जो इस तरीके के स्लैब्स दिए हैं उसका क्या मतलब है, और वित्त मंत्री जी ने जो बोला है उनके भाषण का क्या मतलब है। तो सबसे पहले अगर हम समझे तो टैक्स के बारे में बात करते हैं। तो टैक्स बेसिकली ना 2 प्रकार के होते हैं। पहला हो गया डायरेक्ट टैक्स और दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। यानी अगर हम हिंदी में इसको समझें तो डायरेक्ट टैक्स को हम कहते हैं प्रत्यक्ष कर, और वहीं अगर हम इनडायरेक्ट टैक्स की बात करते हैं तो हम इसको कहते हैं अप्रत्यक्ष कर। ठीक है, तो 2 टाइप के हमने टैक्स समझ लिए कि 2 टाइप के टैक्स होते हैं। अब इनकी अगर परिभाषा हम डिटेल में समझते हैं तो टैक्स कर बेसिकली वो होते हैं जो किसी व्यक्ति पे या किसी संगठन पे डायरेक्टली इम्पोज किए जाते हैं। वहीं अगर हम अप्रत्यक्ष करों को देखें तो ये जो है किसी व्यक्ति पे डायरेक्टली इम्पोज नहीं किए जाते। ये आपको किसी सर्विस के माध्यम से या कोई सामान अगर आप खरीदते हैं तो उसके माध्यम से आप पे इम्पोज किए जाते हैं। इसको अगर मैं छोटे से एग्जाम्पल के रूप में अगर आपको समझाना चाहूँ, तो यदि आप 100 रुपए का सामान ले रहे हैं, अगर हम इनडायरेक्ट टैक्स की बात करते हैं तो उसमें 30% टैक्स पहले ही इंक्लूडेड है, बट आपने क्या दिया, 100 रुपए ही दिए। लेकिन आपने अलग से किसी तरीके का कोई टैक्स नहीं दिया, तो इसलिए आपको ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा इस चीज़ का कि मैंने टैक्स दिया है। बट अगर हम इसको समझें तो इसमें टैक्स एडेड है पहले से। वहीं अगर हम डायरेक्ट टैक्स को समझें तो मैं आपसे ये कह दूं कि 100 रुपए का आपने सामान लिया है, आपको 30% टैक्स और देना पड़ेगा, तो आपको ये सामान पड़ जाएगा 130 रुपए का। लेकिन क्योंकि ये आपने डायरेक्टली पे किया है टैक्स, तो ये आप पे ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगा। वहीं अगर इनडायरेक्ट टैक्स आपने डायरेक्टली पे नहीं किया है, ये सामान के वैल्यू में इंक्लूडेड है, इसलिए आपको डायरेक्टली ये इम्पैक्ट नहीं डाल रहा है। तो ये जो डिफरेंस है डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में, ये आपको समझना जरूरी है कि ये दोनों टैक्स का डिफरेंस क्या होता है। अब हम डायरेक्ट टैक्स के टाइप्स को भी समझ लेते हैं कि कौन-कौन से प्रकार के जो कर होते हैं वो डायरेक्ट टैक्स की श्रेणी में आते हैं। तो सबसे पहला जो कर आता है वो आता है इनकम टैक्स, यानी कि आयकर। यही जो है सबसे इम्पोर्टेंट टैक्स है, जो कि आज हमारे वीडियो का पूरा मेन मुद्दा यही रहने वाला है। इसी के अराउंड में सारी बातें हमारी आज होंगी, तो इसको हम डिटेल में समझेंगे आगे चल के। इसके अलावा अगर करों की बात करें तो कॉर्पोरेट टैक्स जो होता है वो भी एक डायरेक्ट टैक्स होता है। वही अगर प्रॉपर्टी टैक्स, ट्रांसफर टैक्स और एंटाइटलमेंट टैक्स जो होता है, ये भी जो है डायरेक्ट टैक्स की श्रेणी में आते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स की श्रेणियों की बात करते हैं तो इसमें आता है जीएसटी। यहाँ पे एक बहुत बढ़िया सवाल जो है वो आप बताइए मुझे कमेंट में कि जीएसटी जो है वो किस वर्ष जो है सरकार ने लागू किया था। आपको वर्ष बताना है कि किस वर्ष इसको लागू किया गया है। तो जीएसटी के अलावा अगर हम देखें तो वैट होता है, जिसको हम वैल्यू एडेड टैक्स बोलते हैं, फिर कस्टम ड्यूटी, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स और सेल्स टैक्स। ये सारे जो टैक्स होते हैं ये इनडायरेक्ट टैक्स कहलाते हैं। लेकिन हमारी इस पूरी वीडियो का जो कॉन्सेप्ट है वो है डायरेक्ट टैक्स, और डायरेक्ट टैक्स में भी जो है वो इनकम टैक्स हमारे इस वीडियो का पूरा मुद्दा है। तो अब हम अगर आयकर को जो है डिटेल में समझते हैं, अगर उसकी हम परिभाषा को समझें, तो आयकर बेसिकली एक सरकारी कर है जो व्यक्तियों और व्यवसायों की आय पर लगता है। जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, आयकर यानी कि आपकी आय पर जो कर लग रहा है उसको हम आयकर बोलते हैं, यानी कि इनकम टैक्स बोलते हैं। अब एक और यहाँ पे इंटरेस्टिंग सवाल होता है कि कौन सी आय ऐसी है जिस पे हम ये टैक्स दे रहे हैं, यानी कि आय कर में जो है वो कौन-कौन सी आय इनकम्स जो है वो एक टैक्स की श्रेणी में आती हैं। तो इसमें हम देखते हैं तो ये बेसिकली रेवेन्यू होता है बिज़नेस के थ्रू और प्रोफ़ेशन के थ्रू, यानी कि आप जो भी प्रोफ़ेशन कर रहे हैं या जो भी जॉब कर रहे हैं उसमें आप जो भी इनकम करते हैं,
उस पे आपको टैक्स देना पड़ता है। वहीं अगर हम देखें तो रियल एस्टेट यानी कि प्रॉपर्टी में अगर आप जो भी इनकम कर रहे हैं, उसको आपको टैक्स देना पड़ेगा कुछ परसेंट। वैकल्पिक आय के स्रोत हो सकते हैं आपके, लॉटरी खेल रहे हैं या जुआ खेल रहे हैं या फिर गैम्बलिंग कर रहे हैं, इस तरीके के जो भी आप एक्टिविटीज़ करते हैं, उस पे भी आपको टैक्स देना पड़ता है। वहीं अगर पूंजीगत यानी कैपिटल गेन्स टैक्स की बात करते हैं, तब भी आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा। देखो यहाँ पे ना मैं एक बेसिकली आपको एक वीडियो का कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो टैक्स स्लैब्स दी हुई हैं उसका हमारे टैक्स ना देने से क्या मतलब है। यहाँ पे मैं इस टैक्स को डिटेल में नहीं कवर कर रहा हूँ, ये आपको इकोनॉमी में कवर करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, तो मैं नेक्स्ट वीडियो इन टैक्सेस पे भी बना सकता हूँ कि कौन-कौन से टैक्स की डेफिनेशन क्या होती है और किस इसकी मैकेनिज़्म कैसे चलती है। ठीक है? तो बस एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बता रहा हूँ आपको कि ये सारे जो हैं आय जो होती है, वो इनकम टैक्स के दायरे में आती हैं। अब कौन व्यक्ति जो है ये टैक्स दे रहा है कि यहाँ पे मैंने इतनी इनकम की तो बात कर ली, बट ये कोई ना कोई तो दे रहा होगा। हम आप में से ही कोई ना कोई दे रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पे जो इंडिविजुअल्स यानी कि मैं और आप जो है अगर कोई भी इनकम कर रहे हैं, तो उसको ये टैक्स देना पड़ेगा। वही अगर कुछ फर्म्स होती हैं, कॉर्पोरेशंस होते हैं, उनको भी ये टैक्स देना पड़ता है। और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली यानी कि जो हिंदू अविभाजित परिवार होता है, उसको भी ये टैक्स देना पड़ता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो हमारा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, वो उनकी जो इनकम है, वो एक सम्मिलित रूप से इनकम है, तो उसको ये टैक्स देना पड़ता है। उसके बाद जो एसोसिएशन होते हैं पर्सन्स के, उनको भी इस तरीके के टैक्स को देना पड़ता है। तो हमने आयकर की डेफिनेशन समझ ली, आयकर में कौन-कौन सी आय आती हैं और कौन से व्यक्ति ये आयकर देते हैं, तो हमने ये सारा समझ लिया। आप समझते हैं जो हमारे बजट में जो आयकर पे जो टैक्स दी हुई है, यानी कितने परसेंट आपको कितनी आय पर देना पड़ेगा, वो क्या-क्या है? तो इस बार जो यानी कि जो वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए जो बजट आया है, इसमें जो है नई कर व्यवस्थाएँ बताई गई हैं, जिसमें बताया गया है यदि आपकी इनकम 0 से 4 लाख रुपए होती है, तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। वहीं अगर आपकी इनकम 4 लाख से 8 लाख रुपए होती है, तो 5% देना पड़ेगा आपको। 8 लाख से 12 लाख रुपए होती है, तो आपको 10% देना पड़ेगा और 12 लाख से 16 लाख रुपए होती है, तो 15% देना पड़ेगा। इसके आगे आप देख सकते हैं कि 16 लाख से 20 लाख रुपए के में 20% है और ऐसे ही ये जो है परसेंटेज बढ़ते जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जो 8 लाख से 12 लाख की जो इनकम है, उस पे हम देख रहे हैं हमको 10% टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन स्टार्टिंग में हमने जो वीडियो देखा उसमें निर्मला जी ये कह रही हैं कि 12 लाख तक की इनकम पे कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। यहाँ पे तो हम देख रहे हैं 10% टैक्स देना पड़ेगा हमको। तो दोनों में क्या सही है? क्या उनकी जो बातें हैं वो खाली एक गुमराह करने वाली बातें हैं या फिर ये जो है गलत दिया हुआ है? तो इसको समझने के लिए हमको समझना पड़ेगा धारा 87 ए। अब धारा 87 ए क्या है, तो इसको डिटेल में समझते हैं। तो बेसिकली एक आयकर अधिनियम 1961 है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रख लेना। पीसीएस में पुराने पेपर आप उठा के देख सकते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं कि जो भी कोई अधिनियम होता है या कोई लॉ होता है, उससे ईयर पूछ लेता है कब पास हुआ है या कब इम्प्लीमेंट हुआ है। तो 1961 में आयकर अधिनियम पास हुआ। उसमें एक धारा दी गई है, धारा 87 ए, जो कि करों से छूट प्राप्ति के जो है प्रावधान बताती है। ठीक है, यानी कि इसका उद्देश्य क्या होता है, जो मध्यवर्गीय करदाता होते हैं उनको कर राहत प्रदान करना होता है। इसको इंग्लिश में हम लोग रिबेट बोल देते हैं। रिबेट का मतलब बेसिकली कर से छूट प्राप्ति होती है। तो ये धारा जो है बेसिकली बात कर रही है कर छूट की। अब इसका हमारे जो टैक्स स्लैब्स हैं उससे क्या मतलब है, तो बेसिकली इसको डिटेल में और देखते हैं। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि सरकार जो है वो हर साल जो है रिबेट की जो राशि होती है वो बदलती है। यानी कि अगर हम पिछले वर्ष की बात करते हैं, तो छूट की सीमा जो थी वो 7 लाख तक की थी। यानी कि आप रिबेट के लिए योग्य 7 लाख की इनकम तक ही हो सकते हैं। परंतु इस वित्तीय वर्ष की बात करते हैं तो उन्होंने जो है ये राशि उठा के 12 लाख कर दी है। इसका अर्थ ये हुआ कि 12 लाख तक की अगर आपकी इनकम है तो आप रिबेट क्लेम करने के योग्य हैं। अब ये रिबेट की राशि कितनी होगी या फिर इसमें कितना आपको रिबेट मिलेगा, ये सब सरकार ही डिसाइड करती है। अब यहाँ पे कितना आपको रिबेट देना पड़ेगा, तो धारा 87 ए के तहत जो है छूट पाने की जो कुछ पात्रताएं बताई गई हैं, तो इसमें बेसिकली कौन-कौन ये जो रिबेट क्लेम कर सकता है, इसको बताया गया है डिटेल में। तो इसमें सबसे पहले बता रहे हैं कि कोई भी जो करदाता होगा, अगर वो भारतीय निवासी है, तभी वो इस तरीके का रिबेट क्लेम कर सकता है। और रिबेट की राशि भी परिवर्तित होती रही है गत वर्षों में देखें। अब पुरानी कर प्रणाली की बात करते हैं तो कर छूट की अधिकतम जो सीमा थी वो 12,500 थी।
वहीं अगर नई कर प्रणाली की बात करते हैं जो इस वित्तीय वर्ष की मैं अगर बात करूं तो वो है 60,000 कर दिए, यानी कि 12,500 पहले आप रिबेट क्लेम कर सकते थे मैक्सिमम, अब आप 60,000 तक जो है रिबेट क्लेम कर सकते हैं। यहाँ पे एक नोट भी लिखा हुआ है कि यदि कुल कर योग्य आय 12 लाख तक है, यानी कि 12 लाख तक की अगर आपकी इनकम है तो आप 60,000 रुपए जो है वो रिबेट क्लेम कर सकते हैं। पहले ये राशि कितनी थी? पहले ये राशि थी 7 लाख रुपए, ठीक है? ये बढ़ा के 12 लाख कर दी गई है सरकार के द्वारा। और अगर इसके हम पात्र की बात करते हैं तो वरिष्ठ नागरिक जिनकी उम्र जो है 60 से 80 वर्ष के बीच होती है, इस छूट के पात्र हैं। वही अगर हम बात करें तो अति वरिष्ठ नागरिक जो होते हैं 80 वर्ष से अधिक आयु के, वो इस छूट का दावा नहीं कर सकते हैं, ठीक है? यानी कि 60 से 80 वर्ष तक के मैक्सिमम लोग जो हैं वो इस छूट का दावा कर सकते हैं, रिबेट क्लेम कर सकते हैं। 80 वर्ष के जो ऊपर के आयु के जो व्यक्ति होते हैं वो इस तरीके का कोई क्लेम नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने धारा 87 ए भी समझ लिया, स्लैब्स भी देख ली, इनकम भी देख ली कि आपकी इनकम कितनी होनी चाहिए तो आप रिबेट क्लेम कर सकते हैं। लेकिन इसको थोड़ा हम कैलकुलेट भी कर लें कि जो निर्मला सीतारमण जी ने बोला है वो कहाँ तक सच है। तो उसको हम थोड़ा कैलकुलेट भी कर लें तो आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से जो है चीज़ें कैलकुलेट की जा रही हैं जिससे आपकी आय कर योग्य नहीं है 12 लाख तक, ठीक है? तो यहाँ पे अगर हम 12 लाख आपकी फुल आय मान लेते हैं कि यदि आप 12 लाख रुपए कमा रहे हैं, ठीक है? तो कर की गणना अगर हम करें तो रिबेट हमने नहीं काउंट किया है इसमें, हम बिना रिबेट के पहले काउंट कर लेते हैं कितना हमारा कर बन रहा है, ठीक है? तो 4 लाख तक हमको पता है कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा हमको, ठीक है? वहीं अगर हम 4 लाख से 8 लाख तक की बात करते हैं तो हमको 5% टैक्स देना पड़ता है, ठीक है? तो 4 लाख से 8 लाख के बीच की टोटल राशि हो गई 4 लाख रुपए। उस पे अगर हम 5% टैक्स निकालेंगे तो वो आएगा 20,000 रुपए, ठीक है? फिर अगर हम 8 से 12 लाख तक की बात करते हैं, जो टैक्स स्लैब दी गई है वो 10% हमको टैक्स देना पड़ेगा, ऐसा इस वित्तीय प्रणाली में बताया गया है। तो इसमें 8 से 12 लाख तक के अमाउंट कितना हुआ? 4 लाख। अब 4 लाख में आपका 10% अगर हम टैक्स दे रहे हैं तो कितना राशि आ गई? वो आ गई 40,000 रुपए, ठीक है? अब हम इन दोनों को काउंट कर लेंगे यानी कि इसको प्लस कर देंगे तो राशि आ गई हमारे पास 60,000 रुपए। मैंने आपको बताया कि रिबेट जो है धारा 87 ए जो मैं आपको समझा रहा था, तब मैंने आपको बताया कि आप रिबेट क्लेम कर सकते हैं 12 लाख तक, ठीक है? 12 लाख तक की अगर आपकी इनकम है तो आप रिबेट क्लेम करेंगे। तो रिबेट आप कितना क्लेम कर सकते हैं? मैक्सिमम लिमिट कितनी है? वो है 60,000 रुपए, ठीक है? 60,000 तक आप रिबेट क्लेम कर सकते हैं। तो रिबेट अगर हम इसमें ऐड करते हैं यानी कि इसको हम माइनस कर दें 60,000 क्योंकि हमने 60,000 रिबेट क्लेम कर लिया, हमको वो बाद में वापस आ जाएगा आईटीआर के थ्रू। तो हमारी राशि कितनी हो गई अंतिम देकर? वो हो गई 0। यही चीज़ जो है वो हमारी वित्तीय मंत्री ने बोला है कि 12 लाख तक की जो राशि है उस पे कोई भी कर नहीं देना पड़ेगा। यानी कि आप कर देने के बाद रिबेट क्लेम कर सकते हैं जब आप आईटीआर फाइल करेंगे। ठीक है? अब आपको मुझे लगता है कि चीज़ें समझ में आई होंगी कि पूरी कोशिश मैंने करी आपको आसान भाषा में समझाने की। तो ये चीज़ जो है एक्चुअली में थी कि 12 लाख तक की जो आय है उस पे कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपने पूरा मैकेनिज़्म समझ लिया कि धारा 87 ए किस तरीके से काम करती है, रिबेट कैसे लगता है। और अगर हम इसको कंक्लूड करें लेक्चर को तो धारा 87 ए के तहत जो छूट दी गई है उसमें 12 लाख तक की जो आय वाले व्यक्ति हैं उनको प्रभावी रूप से कोई भी आयकर नहीं देना पड़ेगा। और ये प्रावधान जो है बेसिकली जो है कर अनुपालन को बढ़ावा देगा, जिससे निम्न और मध्य वर्गीय जो आय करदाता हैं, उनके लिए जो है वित्तीय योजना बनाने में सहायता मिलेगी। तो इस वीडियो में इतना ही था। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। बाय।